हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल झार नागपुरी में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे गद्य भाग का दूसरा कहानी बाल गोविंद भगत। कल हम लोग पढ़े थे नेताजी का चश्मा, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं, हर एक चैप्टर का आप सभी को MCQ मिलेगा सेपरेट इसी चैनल पे। आप सभी को घबराना नहीं है ना। तो आप लोग जो है अभी कहानी देख लें, ठीक है। कहानी जो है आप लोगों को पढ़ाने के बाद जो है हर एक चैप्टर का MCQ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हर चैप्टर से आपका 50 क्वेश्चन कराएंगे लगभग। तो चलिए, बाल गोविंद भगत के राइटर कौन है, क्योंकि एग्जाम में राइटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इनके जो राइटर हैं आपके राम वृक्ष बेनापुरी जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्त? इनका जो जन्म हुआ है बिहार के कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर। कहाँ, किस जिला से? मुजफ्फरपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। जगह का क्या नाम है? बेनीपुर गांव। गांव का क्या नाम है? बेनीपुर। और इनका नाम भी है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह से आप नाम से रिलेट करके गांव का नाम याद रख सकते हैं। बेनीपुर गांव है। और इनका जन्म जो हुआ है 1899 को हुआ है। माता पिता निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष जो है अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीता है। यानी कि ये राम वृक्ष बेनापुरी का जो जन्म 1899 में होता है। कहाँ? बेनीपुर गांव में, मुजफ्फरपुर जिला, राज्य बिहार में। इनका जो है जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों और संघर्ष से बीता है, क्योंकि इनके माता पिता बचपन में ही देहावसान हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अब देखिए, ये जो राइटर है बेनीपुरी जी, ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, आप सभी को मालूम होगा, है ना, देश की आज़ादी के लिए जो है 1920 में ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार इन्हें भी जेल जाना पड़ा और इनकी मृत्यु जो है 1968 में होती है। कब मृत्यु होती है? 1968 में होती है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनका जन्म कब होता है? तो 1899 में। कब होता है? तो 1899 में। और इनकी मृत्यु कब होता है? तो 1968 में। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे जन्म होता है? तो मुजफ्फरपुर बेनीपुर गांव में, है ना, और बिहार राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इनका जो है 15 वर्ष में जो है ये पत्र पत्रिकाओं में इनका जो कहानी रचना छपने लगा। बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। इनका जो प्रभाव बहुत ही बेहतर था पत्रकार में। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं में संपादन किया। संपादन आप सभी जानते हैं, हर एक जो न्यूज़पेपर होता है उसके एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कि संपादकीय, एडिटोरियल बोलते हैं। तो वही उनका संपादन करते थे। जैसे आप देख सकते हैं, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, ये उल्लेखनीय है, यानी कि पॉपुलर है। इनका गद्य विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली, मतलब बहुत ही इनकी प्रतिष्ठा मिली है लेखक के क्षेत्र में, है, मान सम्मान मिला है। उनका पूरा साहित्य बेनापुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। अब इनका अगर पूछा जाए कि इनका पूरा साहित्य जो है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में जो है प्रकाशित है। उनकी रचना महत्वपूर्ण पड़ाव पे है। जैसे आप देख सकते हैं, पतितों के देश में, ये क्या है? तो इनका उपन्यास है। पतितों के देश उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बापाली नाटक है। माटी की मूरत रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा। जंजीरों और दीवारों संस्मरण है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जंजीरों और दीवारों किन के द्वारा लिखा गया। ये चित्रकार है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है कि संस्मरण है, ये भी पूछता है। तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो है इनकी जो रचना है ये बहुत ही सावधानता और चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगांतर रूप से व्याख्या करता है। इस वजह से जो है इन्हें जो है विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो कलम का जादूगर। क्या बोला जाता है? कलम का जादूगर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राइटर को कलम का जादूगर कहा जाता है। जैसे राम वृक्ष बेनापुरी रहेगा ना, स्वयं प्रकाश रहेगा, जयशंकर प्रसाद रहेंगे, है ना,
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो आपको ऑप्शन वहाँ पे देना है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्यों क्या बोला जाता है? कलम का जादूगर। आइए अब हम लोग चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत। देखिए बाल गोविंद भगत क्या है? एक बाल गोविंद भगत हैं, एक व्यक्ति का नाम है, और वो क्या है? ये बहुत ही गरीब इंसान है, और वो अपने जीवन का जो उनका जो जीवन का जो यात्रा वृत्तांत है उसी के बारे में दिया गया है। हम लोग उस पर देखेंगे, है ना। और उनके एक पुत्र भी है, पुतोह भी है, और वो अपने जीवन को किस तरह से बिताते हैं सुखी संपन्न से, है ना। नहीं, वो अपने आप में वो सुख से ही वो जिंदगी बिताते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को इस कहानी से हमें देखना है बाल गोविंद भगत। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत कहानी को, हम लोग देखेंगे शुरू से अंत तक। बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझोले मतलब ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बीच वाले, मध्य कद का। ठीक है, गोरे चिट्टे आदमी। गोरे चिट्टे कहने का मतलब क्या हो रहा है? गोरा व्यक्ति था। कैसा था? गोरा था। 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 से ऊपर के ही होंगे कहने का अर्थ क्या हो रहा है? इनका एज जो है कितना हो गया? तो 60 साल। कितना हो गया दोस्त? तो ये 60 साल। तो ये आपको याद रखना है, इनका एज जो है कितना साल हो गया? तो 60 साल, यानी कि ऊपर ही होगा। तो यानी कि 60 साल की बात हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। बाल पक गए थे। बाल कैसा था? पक गया था। दाढ़ी, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब लंबी दाढ़ी रखते थे। जटाजूट मतलब बड़ा सा नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया करता था। बाल जो सफ़ेद है तो भाई लाइट तो आएगा ना। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़ा ज़्यादा यूज नहीं करते थे। कमरे मतलब बिल्कुल कम पहनते, मतलब छोटा कपड़ा पहनते थे। इसका अर्थ ये हुआ। एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीरपंथी की सी फनपट्टी टोपी, यानी कनपट्टी टोपी। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक लंगोटा पहनते थे और एक माथे पे जो है कबीरपंथी वाला टोपी लगा लेते थे। ठीक है, आइए। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली मतलब कम्बल ऊपर से ओढ़ रहते थे। मस्तक पे हमेशा चमकता हुआ जो है रामानंदी चंदन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कैसा चंदन लगाते थे? तो रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही जो है लगाया जाता था, और औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों के एक बेडोल माला बांधे रहते थे, यानी कि एक तुलसी का माला भी जो है अपने गर्दन में डाले रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब यहाँ तक जो बात हुई है इससे ये पता नहीं चलता है कि बाल गोविंद भगत जो है क्या है? साधु है। लेकिन चलिए हम लोग इस पर कहानी देखेंगे कि साधु कैसे इन्हें माना गया। नहीं बिल्कुल गृहस्थ, ये जो है नहीं बिल्कुल गृहस्थ है। ये जो है कि न ही पूरा गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब घर का काम, जो कि खेती बाड़ी है ना, घर का जो जीविकोपार्जन, घर परिवार को देखना, गृहस्थ है। न बिल्कुल गृहस्थ है, न ही गृहिणी की तो मुझे याद ही नहीं। उनके बेटे और पतोहू तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ये सारा बात कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं दोस्त। कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं, है ना। लेखक बोल रहे हैं कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा ये लिखा गया, और वही बोल रहे हैं कि हम उनको तो एक बेटा देखे थे, एक पुतोह देखे थे, हाँ, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते थे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब देखिए किंतु खेती बाड़ी भी करते थे, हल्का परिवार भी था इनके साथ, मतलब पुतोह थी, बेटा था। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। अब इनको क्या बोला जाता है? कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। अब देखिए ये जो है बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? कबीर को। कबीर को साहब मतलब अपने गुरु मानते थे। और ये क्या करते थे? कबीर जी द्वारा जो गीत लिखा गया, गाया गया, उन्हीं को गाते थे। उनके आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। खरा व्यवहार मतलब खरा खरी, जो बात है मुंह पर बोलना, है ना, आगे पीछे नहीं बोलना। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से लजाना, शर्माना, डराना, कोई ऐसा इशू नहीं था। वो जो भी बात है सब सामने ही बात करते थे। न किसी से खामाखा झगड़ा मोल लेते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। किसी चीज़ नहीं
छूते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये इनका जो व्यवहार था ना, किसी का सामान पड़ा हुआ है बिना पूछे बिना कहे नहीं सामान का इस्तेमाल करते थे। नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों के कौतूहल होता था, अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर हो जाते थे लोग। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। सोचिए कितने ईमानदार थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। ये गृहस्थ रहते हुए भी साधु रहने का प्रमाण उन्होंने दिया है, बस यही समझना है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पे लाद कर पहले वे साहब के दरबार में चले जाते। साहब कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ कबीरपंथी, जो कबीर के जहाँ पे कबीरपंथी लोग रहते हैं वहाँ पे ये अपना सारा सामान लेकर चले जाते हैं जो पैदा होता है। उनके घर से 4 कोस दूर था। कितना दूर? 4 कोस दूर था। और एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर उन्हें प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता हुए घर लाकर उसी को गुजर चलाते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो भी खेती बाड़ी होता था वो सिर्फ तोड़ते थे, लेते थे माथा पे और लेकर 4 कोस दूर चले जाते थे। कहाँ? कबीरपंथी मठ में। और वहाँ पे सारा चीज़ दे देते थे भेंट के रूप में। लेकिन उन्हें जो प्रसाद के रूप में जो मिलता था इनको, यानी कि चढ़ावा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई जो प्रसाद है पंडित जी को देते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, पंडित जी 2 लड्डू वहाँ पर रख लेते हैं, 4 लड्डू वापस कर देते हैं। इसी तरह से इनका काम था बाल गोविंद भगत का कि ये अपना सारा जो है अनाज लेकर जाते थे, वहाँ पे कबीरपंथी मठ में रख लिया जाता था और कुछ इन्हें भी वापस कर दिया जाता था। उसी से इनका भरण पोषण का कार्य चलता था। इन सबसे ऊपर मैं तो मुग्ध था ना उनके मधुर गान पर, जो बहुत मधुर गाते थे। वो सदा सर्वदा से ही सुनने को मिलते। कबीर ने वे सीधे साधे पथ जो कि उनके कंठ में निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ के रिमझिम में समूचा गांव खेतों में ऊपर पड़ा है और कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें केलवा लेकर मेड़ पे, मेड़ मतलब समझ रहे हैं ना, मेड़ क्या होता है? आरी हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरी, मेढ़ा। कलेवा मतलब खाना ना, दोपहर का जो खाना जो जा रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? कलेवा बोलते हैं। पर बैठी है और वहाँ पे लेडीज लोग क्या कर रही है, औरत लोग क्या कर रही है? वो खाना लेकर, कलेवा लेकर कहाँ बैठी है? मेड़ पे मतलब आरी पे। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी जो है पुरवैया चल रही है। पुरवैया मतलब बहे बहे जब पुरवैया, मतलब पूर्वे से हवा जो चलती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंझकार सी एक उठती है। यह क्यों है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में जो है लिथड़े मतलब लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। मतलब पूरा लेटा उटा के, जिसको हम लोग बोलते हैं कीचड़ में क्या हो गया, लेट गया है, तो हाँ लेट गया। ये क्या कर रहे हैं? लेट के रोपनी कर रहे हैं। ये धान में, ये देखिए ये क्या है? पुरुष है। अब ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो महिला लोग धान रोपती है, लेकिन जैसे बिहार पंजाब राज्य में देखेंगे तो पुरुष लोग भी धान रोपता है। वही अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। कैसे? एकदम अपना वहाँ जो शरीर जो है ना, कादो हम लोग जिसको बोलते हैं, कादो कीचड़ जो खेत वाला है उसमें लपेट के पूरा एकदम हाँ शरीर में, और वो क्या कर रहे हैं? रोपनी रोप रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक कर धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। बिठा मतलब रोप रही है, पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से, कतार से। उनका कंठ एक एक शब्द का संगीत से जीने का जो है चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। अब वो जो है उनका मुंह से क्या चल रहा है? मधुर मधुर संगीत चल रहा है। आप ऐसे सुने होंगे गांव देहात में जब रोपनी लगती है सावन महीने में, सावन और भादों में, तो आप देखेंगे, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जुलाई अगस्त में जो रोपा चलता है तो जब एक साथ बहुत सारी महिलाएं धान रोपती है तो गीत गाकर धान रोपती है। उससे क्या होता है? वातावरण है ना, और कार्य करने में थोड़ा उत्सुकता बढ़ जाती है। हर व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो जाता है, काम थोड़ा जल्दी होता है ना, वही चीज़ बोला जा रहा है। पृथ्वी की मिट्टी पे खड़े लोगों के कानों की ओर है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होठ कांप उठता है। होठ कांप उठता है मतलब जो औरत मेड़ पर बैठी हुई है आरी पे, वो लोग भी गाने लगता है सुन के भगत जी का, हाँ बाल गोविंद भगत का आवाज़ सुन के गुनगुनाने लगती है, गाने लगती है। हलवाहो मतलब जो हर जोतने वाले, ठीक है, के पैर ताल में उनके लगते हैं। मतलब पैर ताल, उनका पैर जल्दी जल्दी उठने लगता है। कादों में अगर आप देखिएगा, धान जो रोपा होता है, जो हरवा है जो खेत जोतता है हर बैल से, उनका पैर जो है तो जाम हो जाता है कादों में चलते चलते कीचड़ में। उसी को बोला जा रहा है कि गाना सुनकर जो है पैर उंगलियां उठने लगता है, अजीब क्रम से चलने लगती है।
बाल गोविंद भगत का ये संगीत, यह क्या है, जादू है। ये संगीत ना है भाई, ये क्या है, जादू है। क्योंकि हर व्यक्ति में क्या ला दे रहा है, उत्सुकता और एक्टिव मतलब सभी को जागृत कर दे रहा है काम करने के प्रति। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भादो, है ना, भादो वही यानी कि अगस्त को कह सकते हैं। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। अब देखिए जुलाई अगस्त में तो खूब बारिश होती है, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि ये बरसात ऋतु है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प, अपने कुछ न सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंझकार और दादूरों की टरटर, दादूरों मतलब मेढक की आवाज, टरटर बाल गोविंद भगत की संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि अब यहाँ पे अब जो रात हो रहा है, बरसात बंद हुआ है, बिजली तड़क रहा है, गड़क रहा है, अब मेढक यहाँ पे टरटरा रहे हैं, फिर इसी समय ये भी गाएंगे। जो है आपके जो बाल गोविंद भगत है, इनका भी संगीत इसी टाइम आएगा, है ना। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है, मतलब बजाने वाला एक छोटा सा, जिसे हम लोग तबला वगैरह जिसे बोलते हैं, बज रही है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, है ना। क्या बोला, गोदी में पीवा चमक उठे सखी चिहुआ उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु ये समझती है कि वह अकेली है। क्या है, अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, ये उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात। उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह है। बिजली मतलब चमकने जैसा। हर कोई देखिए उस टाइम थका हुआ होता है, सो जाता है, लेकिन इनका आवाज़ सुन के सब कुछ जग जाता है। किसे न चौंका देता हो, हर कोई सुनता है, चौंक जाता है, उठ जाता है। अरे अब सारा संसार निस्बंधता है। निस्बंधता मतलब पूरा शांत सन्नाटा रात को, है ना। 12 बजे आप उठ के देखिए, 2 बजे पूरा सन्नाटा रहता है ना। में सोया है बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। अब वो देखिए उनका संगीत जब गाते हैं तो हर लोग क्या करते हैं, जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। जगा रहा है तेरी गठरी का लगा चोर मुसाफिर जागा जरा। क्या गाते हैं, तेरी गठरी का लगा जोर मुसाफिर जागा जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की भ्रांतियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों में सवेरे सवेरे, अब देखिए क्या, कार्तिक महीना आता है। कार्तिक जो है ना, कार्तिक अगहन पूज, यानी कि आप कह सकते हैं अक्टूबर, है ना। तो ये आप जब आता है तो ये क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत भ्रांतियाँ मतलब सुबह सुबह प्रतिदिन, है ना, शुरू हुई, जो कि फागुन तक चलेगा। फागुन मतलब जो होली वाला है, जिसको जेठ हम लोग बोलते हैं, हाँ, बैसाख जेठ करती है। इन दिनों जो है सवेरे वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और वो चलते हैं कहाँ, गंगा स्नान के लिए उठते हैं। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान के जाते गांव के 2 मील दूर। 2 मील कहने का अर्थ क्या हो रहा है दोस्त, आपसे पूछेगा कि बाल जो है भगत जी, बाल गोविंद भगत जी कितने दूर नहाने जाते थे, तो 2 मील। 2 मील कहे तो 16 दूना 32, यानी कि 3 किलोमीटर। वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं गांव के बाहर ही पोखर में ऊंचे पीड़ मतलब समझते हैं ना, बांध, डैम, अपनी खजरी लेकर जा बैठते हैं और वे अपने ताने टेरने लगते हैं, मतलब गाने अपने जो गाने टेरने मतलब गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर भी है। उनकी संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अब उनका देखिए, और जब वो गाते हैं तो इतना मधुर गाते हैं कि जो भी लोग सुनता है ना उसके दीवाने हो जाते हैं। तो मांग के महीना है और सुबह वाला है, दांत किटकिटाने वाला भोर। दांत किटकिटाने वाला भोर मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, यानी कि दांत खटखटा रहा है ठंडा से। क्या हो रहा है, दांत एकदम ठंडा से किटकिटा रहा है। भोर है ना जी, ठंडा का है, माघ महीना, ठंडा तो लगेगा। उनका संगीत सुन के मुझे पोखर पर ले गया। सुन रहे हैं ना, बाल गोविंद भगत ऐसा गाते हैं कि इतना ठंडा में उठ के लेखक जी वहाँ बांध पे चले जाते हैं, दांत को खटखटाते हुए, बजाते हुए। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझ ही नहीं थे, मतलब अभी भी जो है स्टार है, सूर्य जिसको हम लोग तारा बोलते हैं ना,
तिरंगन वो अभी भी जग रहा है, लाइट आ रहा है, फिर भी उतना भोर में उठकर चले जाते हैं। हाँ, पूरब में लोहिया लग गई थी। लोहिया मतलब लाल वाला ना, लोहिया जैसे छठ त्यौहार जब होता है तो हर कोई देखता है सूरज भगवान की ओर कि कब जो है लालिमा धावेगा कि हम लोग अर्घ देंगे, वही लोहिया बोला जा रहा है। लोहिया लग गई थी मतलब लाल, जिसकी लालिमा की को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत हो गया, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। कुहासा मतलब आप सभी जानते हैं ठंडा के समय में जो है धुंध जो गिरता है, कुहासा छाया था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ा था। उसमें रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, मतलब पूरब मुँह करके बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़ के, मतलब काला कमल ओढ़ के बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। खंजरी मतलब बजाने वाला, जैसे झाल टाइप से होता है ना। उनके मुंह में शब्द का ताता लगा था। ताता मतलब मुंह में जो है ना लाइन लगल है एक एक शब्द का, एकदम गाते जा रहे हैं। उनकी अंगुलियां खिंजरी पे लगातार चल रही है। खिंजरी पे चल रही मतलब हिला रही है ना, जिससे उसका क्या हो रहा है, आवाज़ उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, आवाज़ उत्पन्न हो रहा है। गाते इतने मस्त हो जाते और उन्हें सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते और मालूम होता अब खड़े हो जाएं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। अब वो उनको इतना उत्सुक हो जाते थे, लगता था वो खड़े हो जाएंगे। तो कमली मतलब कमल उनका सिर से सरक जा रहा था, बार बार नीचे गिर जा रहा था। मैंने जाड़ से जो है क्या कर रहा है, कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु उनके चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनका जो है संध्या कितनी उषम भरी शाम हो, न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। अब देखिए क्या बोला, गर्मी के दिन में जैसे ही शाम होता था, इवनिंग के टाइम, उमस भरी शाम हो, गर्मी वाला शाम हो, फिर भी न शीतल करती थी, मतलब न ठंडा होता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। आसन मतलब चटाई वगैरह जिठा कर बैठ जाना, है ना। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। खंजरी और करताल के जो है भरमार हो जाती थी और गांव वाले भी करताल झाल लेकर वहां पे पहुंच जाते थे। एक पद जो है बाल गोविंद भगत कह जाते थे, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। एक बार ये गाते थे बाल गोविंद भगत और जो मंडली बैठा हुआ था उसको दोहराता था, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, है ना, तो बाद में लोग दोहराता था, बजाता था, है ना। आगे देखिए, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। ये तो कीर्तन में अगर आप बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा, आवाज़ धीरे धीरे लय जो होता है क्या होता है, तेज होता है। एक निश्चित ताल तक निश्चित गति से चलता है। उसके बाद जो है ताल स्वर जो है चढ़ाव के साथ ही श्रोता के मन में भी ऊपर उठने लगता है। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है और होते होते एक क्षण आता है जो कि बीच में खंजरी को क्या कर दिया था, बाल गोविंद भगत नाचने लगते हैं। यानी वो उठकर क्या करने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। हाँ, क्या करते हैं दोस्त, तो नाचने लगते हैं। क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। बाल गोविंद उठकर नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन में जो है नृत्यशील हो उठता है। यानी हर कोई के अंदर में ये मन जागृत हो जाता है कि हम भी डांस करें, हम भी नाचें। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। मतलब एक दूसरे को सारा जो है ना दुख, स्ट्रेस, मन का हर विकार सब दूर हो जाता है और सबका ध्यान एकाग्र हो जाता है किस पे, उस गीत संगीत पे, क्योंकि सारा सबको मन वहाँ पे लग जाता है। एक दूसरे के प्रति एकदम वहाँ पे एकदम खुशमियाज मौसम बन जाता है ना, ओतप्रोत होना। आइए, हर दुख को भूल जाना। ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष पर दिन देखा गया जिस दिन उनकी बेटा मरा। अब देखिए, उनका जो है बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यानी आप कहा जाए कि उत्कर्ष मतलब सबसे ऊपर, है ना, सबसे प्रभावशाली, एकदम सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको कहा जा सके, है ना। जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन उनका पुत्र मरता, उस दिन इनका एकदम सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत साधना देखा गया। इकलौता बेटा था। बेटा के को था भाई, एक ही था। कुछ सुस्त और भोधा था। देखिए, सुस्त मतलब सुस्त तो लेजी कह सकते हैं, भोधा मतलब भोथड़, जिसका मंद बुद्धि हो,
हाँ क्या है, भोधा। हम लोग गांव देहात में बोलते हैं नागपुरी भाषा में सुस्त को क्या बोलते हैं, भोधा, भोधा, है ना। तो ये क्या है, सुस्त और भोधा। भोधा मतलब मंद बुद्धि था, किंतु इसकी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे, और इस कारण से जो है बाल गोविंद उसे बहुत लाड प्यार करते थे, मानते थे। उनकी समझ में ऐसा आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए। देखिए बाल गोविंद भगत कितना समझदार पर्सन है। ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मंद बुद्धि है, जिसका थोड़ा दिमाग सुस्त चलता है, उसी को ज़्यादा लाड प्यार देना चाहिए। ये इनके मन में था, किनके, बाल गोविंद भगत को, और वो अपने बेटे से ऐसे करते भी थे, मानते थे। ये आदमी को ज़्यादा नज़र देनी चाहिए, क्योंकि निगरानी में मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मोहब्बत प्यार मिलना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पोतोहू बड़ी भी सुभग और सुशील मिली थी। सुभग मतलब बहुत ही सुंदर, सुशील, है ना। सुंदर सुशील मतलब बहुत ही संस्कारिक, है ना, एक दूसरे के भाव मर्म को समझने वाले, हाँ वही, है ना, अपनी मतलब रिश्ता निभाने वाले को सुभग और सुशील बोला जाता है, नहीं बोलते हैं। उसका पुतोह जो आयल है बहुत ही संस्कारी पुतोह आयल है, बहुत इज्जत मान सम्मान देता है अपने से बड़े को, सास ससुर भसुर को, है ना, इस तरह का। वही सुभग सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। मतलब घर में जैसे आई उसका पुतो, घर का सारा बोझा वो डील करने लगी, सारा संभाल ली। और उससे बाल गोविंद भगत को थोड़ा क्या हुआ, यानी कि बोझा थोड़ा कम हुआ घर के बारे में। उसने उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहा, फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। और जब उनका तबीयत खराब होता है उनका बेटा का, तो उसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत है। अब देखिए, अब तबीयत खराब है तो फुर्सत नहीं है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। उन्होंने हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। अब क्या कहानी सुना जाता है कि उनका बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है। कौतूहलवश मतलब बहुत ही उत्सुकता जानने की बात, कैसे मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, है ना, इस तरह का। उनके घर गया। कौन जाते हैं, लेखक जी जाते हैं। लेखक के क्या नाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी जाते हैं, उनके घर देखने जाते हैं। देखकर दंग रह गए। बेटा आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढका रखा है। मतलब एक सफ़ेद चटाई जिठा दिया गया, एक चटाई जिठा दिया गया, उस पर बेटे को लिटा दिया गया, उस पर सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया गया। और क्या किए हैं भगत जी, है ना, बाल गोविंद भगत जी उस पर क्या किए हैं, तो बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर उस पर सफ़ेद कपड़ा ढक दिए हैं। फूलों, उनके घर में तो हमेशा फूल ही रोपते रहते थे, जैसे फूलों में कुछ तोड़कर उनके पर बिखेर दिया। अब वो फूल वगैरह रोपते थे तो फूल था आंगन में, उसे तोड़ के उस लड़का पे छिड़क देते हैं। फूल और तुलसी भी था, यानी कि उसके ऊपर लड़का पे सफ़ेद कपड़ा पे फूल और तुलसी दोनों था। और सिरहाने के चिराग जला। अब देखिए क्या है रखा। और आगे हम लोग देखते हैं, उसने अपने ज़मीन पे ही जो है आसन जमाकर गीत गाए चले जा रहे हैं। अब देखिए जो ये हैं आपका बाल गोविंद भगत, अपना उसका बेटा वहाँ पे मरा हुआ है, आंगन में लेटाए हुए हैं, और ये अपना गाना जो है गीत गाना शुरू कर दिए, गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुराना तालिंता, वही पुराना स्वर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो उनका राग था, जैसे पहले गाते थे वैसे आज भी गा रहे हैं, क्योंकि उनके घर में आज दुख है। उनका जो है बेटा पुत्र का मृत्यु हुआ है, उनके सामने लेटा हुआ है, सफ़ेद कपड़ा से ढका हुआ है, फूल और तुलसी का उस पर छिड़का हुआ है, फिर भी वो उसी खुशी, वही उमंग, वही लय ताल के साथ वो गाते जा रहे हैं। स्त्रियां चुप कराने की कोशिश भी कर रही हैं। बहुत सारे वहाँ पे महिला वहाँ पे गए हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं अपने सुर में। गाते गाते कभी भी पोतोहू के जो है नज़दीक भी जाते हैं, और उसे रोने से के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। अब उनका ससुर है बाल गोविंद भगत, अपना पुतोह के बोलते हैं, मत रो, तुम उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। जो है आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से मिलने चली गई, भला इससे बढ़कर आनंद का कौन बात है। बाल गोविंद भगत बोलते हैं अपने पुतोह को कि पुतोह हो तुम मत रो, है ना, तुम खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ। क्यों मनाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चला गया है, बिरहनी अपने प्रेमी के पास मिलने चला गया है, तो भला इससे बड़ा और आनंद खुशी का बात क्या हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता था कि ये पागल तो नहीं है, किंतु नहीं, वह तो कुछ कर रहे थे, उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास
जो कि हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है। उनको पता है कि हर व्यक्ति एक दिन न एक दिन मरना है और ये शरीर नश्वर है, आत्मा जो है आपका यानी कि आत्मा को ही वो परमात्मा से मिलन हो गया। उनके नज़र में ये था, किनके नज़र में? बाल गोविंद भगत के नज़र में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बेटे के क्रियाकर्म को तुल नहीं किया और पुतोहों से भी आग दिलाई। और वो जो है जो क्रियाकर्म करना चाहिए था इसको, किसको? उनका पापा को ना, बाल गोविंद भगत को, लेकिन वो नहीं किए, पुतोहू से ही आग दिलवा दी। उसका जो धर्म पत्नी था उसी से आग दिलवा दिए। किंतु ज्यों ही श्रद्धा से अवधि पूरी हो गई, पुतोहू को भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और ये आदेश देते हुए उनकी दूसरी शादी करने को कह दिया। अब देखिए फिर क्या होता है, जैसे नियम क्रिया जो होता है, क्रियाकलाप 15 दिन 20 दिन का हुआ, छुआ हुआ जितना भी काम कर्मठ हुआ करने के बाद उसके पुतोह का भाई को बुलाया जाता है और बुला कर उसको पुतोह को कहता है साथ तुम अपने भाई साथ चले जाओ, और उसके भाई को बोलते हैं इसको दूसरा शादी करा दीजिए। इधर पुतोह रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन ख्याल रखेगा, आपको कौन भोजन बना कर देगा, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कौन ध्यान देगा, है ना, चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। ये बात कहकर रोती है उनकी पुतोहू। मैं पैर पड़ रही हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, मतलब आप अपने घर से मेरे को बाहर मत निकालिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अटल मतलब जो हमने बोल दिया वो अटल है ना। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इसी दलील के आगे बेचारी को क्या चलती। अब इन्होंने ये कह दिया कि तुम अगर घर छोड़कर नहीं जाती है तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। कौन बोलते हैं? बाल भगत जी बोलते हैं, बाल गोविंद भगत जी बोलते हैं। तब जो है मजबूर हो जाती है उनकी पुतोहू और अपने घर चली जाती है, अपने घर नहीं अपने मायके। बाल गोविंद भगत की मौत उनकी अनुरूप हुई। अब देखिए जैसा चाहते थे उसी रूप से उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी अनुरूप हुई, मतलब उनकी मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, मतलब प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना जो है संत समागम मतलब जहाँ पे संत लोग बैठते हैं, गायन कीर्तन होता है। लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस मतलब समझ रहे हैं ना, 30 किलोमीटर गंगा थी। कितना? 30 किलोमीटर गंगा थी। सोचिए उतना दूर नहाने जाते थे। साधु को सबल होने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे? बोलता है कि साधु है, साधु को मजबूत होने की क्या जरूरत है भाई, आपको भीख मांग के खाना है, अब गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगेंगे? अरे भाई तुम गृहस्थी हो, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति कभी किसी के यहाँ भिक्षा मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। वही बाल भगत गोविंद जी बोलते हैं, बाल गोविंद भगत जी बोलते हैं ना। आगे देखिए, घर से खाकर चलते और फिर वह घर में ही लौटकर खाते थे। सोचिए 30 किलोमीटर दूर जाते थे और फिर वापस आते थे तभी खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते जाते, प्यास लगती तो पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में समय लग जाता था। सोचिए 30 किलोमीटर है, बूढ़े व्यक्ति हैं, 60 साल से ऊपर समय बीत चुका है, तो 5-6 दिन तो लग ही जाता है, 4-5 दिन लग जाता था। और 30 किलोमीटर 30 दूना 60 किलोमीटर हो गया ना आना जाना। उस जो है उपवास में ही रहते थे और मस्त रहते थे, मस्ती में एकदम गाते बजाते आते जाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था ना, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। टेक कहने का मतलब फिर भी सोच जो है, विचार है, वही जवानी वाला था, मतलब वही सोच के साथ जाते थे। अब तो बूढ़ा हो गया तो भाई सोचना चाहिए ना, हमें खाना पीना होगा बीच में। इसके बाद लौटते ही तबीयत कुछ सुस्त हो गया, जो है खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। अब देखिए जब उतना दूर से लौटते हैं तो उनका तबीयत थोड़ा नरम हो गया और खाने पीने के बाद भी उनका सही से तबीयत सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत से छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन जो उनका एक नेम व्रत मतलब जो पूजा पाठ की उनकी पद्धति थी, जब खाने पीने का जो उनका जो एक रूटीन बना हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं कि मेरा तबीयत खराब है तो थोड़ा जल्दी खा लेते, वैसा कुछ नहीं। पूजा करेंगे तभी खाएंगे। वही दोनों वो जो है दोनों जून गीत जो है सनाना, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन खींचने लगे और खेती बाड़ी सब जो है सारा चीज़ देख ही रहे थे। और उनका दिन छीनने लगा। दिन मतलब दिन प्रतिदिन उनका शरीर घटने लगा, छीनने लगा मतलब बीमार पड़ने लगे। लोग ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है कि तागा टूट गया। तागा टूट गया मतलब सांस रुक गया,
ना, सांस टूट गया, उनका प्राण छूट गया। माला का एक दाना बिखरा हुआ है और माला भी टूट जाता है ना, उनका जब प्राण छूटता है तो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। अब देखिए जब रात में उनकी मृत्यु हो जाती है तो भोर में वो कहाँ से उठकर गा पाएंगे। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजरा पड़ा था। पंजरा मतलब उनका हड्डी पसली सिर्फ पड़ा था और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये था बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जी थे एक सन्यासी भी नहीं थे, गृहस्थी रहकर वो उन्होंने साधु का भेष में, और साधु का उनका विचार था उनके अंदर, है ना। ऐसे भी आदमी लोग रह सकता है कुछ। चलिए हम लोग जो है शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मंझोला, मंझोला का अर्थ क्या होता है दोस्त, मंझोला ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली, कमली मतलब कमल। हम ये सारा कहानी में आप सभी को हमने बोलते आया है, तो आप सभी भी देख ले, है ना। ये शब्द से भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप सभी को बताना होगा। पोतोहू मतलब पुत्र वधु, पुत्र की स्त्री। रोपनी मतलब धान की रोपाई। केलेवा सवेरे का जलपान, सॉरी हमने वहाँ पे बता दिया था केलेवा दोपहर का खाना, लेकिन केलेवा बोलते हैं सुबह वाला का, सुबह का जलपान जो खाना पहुँचता है जो हलवाहे को। हलवाहे मतलब जो हल जोतता है खेत में। पुरवैया देखिए पूरब की ओर से बहने वाली हवा, ये हम बताए थे। अधरतिया आधी रात को। खंजरी मतलब देखिए ढपली के ढंग के आकार का एक छोटा सा वाद्ययंत्र जो बजाते रहते थे बाल गोविंद भगत जी। निःशब्दता मतलब सन्नाटा रात का, है ना। लोही प्रातः काल लालिमा ना। कुहासा कोहरा। आवृत्ति ढका हुआ आच्छादित, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, हाँ यहाँ पे कुश मतलब एक प्रकार का नुकीली घास होता है। भोदा मतलब कम बुद्धि वाला। संबल मतलब सहारा। ये था आपका शब्दार्थ। और आज का जो है आप सभी को कहानी को यहीं पे अंत करते हैं। और आप सभी को कहानी कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, लाइक करके, ठीक है। और आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि कहानी के साथ साथ जो राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कहानी अच्छा से समझ में आया या नहीं आया। और आप सभी को मैं बता दूं इसी प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्रत्येक चैप्टर का MCQ क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। तो अभी मैं कहानी आप सभी को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को घर बनाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।